Hi dear students, how are you? I hope you must be fine. आज के इस क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 2 रेनबो पार्ट 2 बुक से। रेनबो पार्ट 2 का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक रेनबो पार्ट 2, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज भारत इज माय होम। भारत हमारा या भारत मेरा घर है। इंडियन civilization and culture, it has been written by Mahatma Gandhi, and it is an extract from his autobiography, My Experiments with Truth. I Have a Dream जो है, it is also an extract, ये भी एक अंश है इनके एक स्पीच का, और वो स्पीच इन्होंने दिया था 1967 में, 1967 में, when he was taking the oath as the president of our country। जब वो राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने एक स्पीच दिया था। उसी स्पीच का एक अंश है ये, जिसका टाइटल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत इज माय होम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, और मैंने पहले भी आपको बताया है, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी की नहीं जाती। हम सब्जेक्टिव की तैयारी अगर करें तो ऑब्जेक्टिव हमारा खुद ब खुद तैयार हो जाता है। तो आइए हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो दिस इज द चैप्टर, दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द बुक रेनबो पार्ट 2, भारत इज माय होम। इट हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच, इट इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ स्पीच। ये भाषण का एक अंश है, एंड दिस स्पीच वाज डिलीवर्ड, और ये भाषण दिया गया था इन 1967, 1967 में, when he was taking the oath as the president of India, जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे। As you know that it has been written, former president of India, Dr. Zakir Hussain was born in Feb 8, 1897। 1897 में इनका जन्म हुआ, और 1969 3 मई को इनका देहांत हुआ। So this is the introduction, a very brief introduction. So अब जानते हैं इनके बारे में कुछ और भी बातें। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 2, भारत इज माय होम। और इससे मैं थोड़ा बड़ा कर लूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया था आपके ग्रुप में। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लें। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन 1897। 1897 में इनकी पैदाइश हुई, यानी इनका जन्म हुआ, एंड ही डाइड इन द ईयर 1969, और 1969 में इनकी मृत्यु हुई। बॉर्न इन हैदराबाद, और ये पैदा हुए हैदराबाद में, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। ये हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, और साथ ही साथ ये बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन became the president of India in 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने 1967 में। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इसके पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी थी, या इसके पहले वो बिहार के राज्यपाल थे। ओके, एंड भारत इज माई होम, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। ये एक अंश है उस भाषण का, ही गेव, जो उन्होंने दिया था इन 1967, 1967 में, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद। भारत इज माई होम एक एक्सट्रैक्ट है उनके स्पीच का। वो स्पीच 1967 में हुआ, जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। इन हिज फर्स्ट स्पीच, अपने प्रथम भाषण में, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जो अपना पहला भाषण दिया, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ। डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद को वचनबद्ध करते हैं, खुद से वादा करते हैं, और वो वादा क्या है? टू द सर्विस ऑफ द टोटालिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, भारत की संस्कृति के सेवा का, भारत की संस्कृति की पूर्णता की सेवा का वो वचन देते हैं कि मैं भारत की संस्कृति की सेवा करूंगा। एंड दिस इज द स्पीच, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है।
I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. I must confess, मुझे ये जरूर स्वीकार करना चाहिए that I am overwhelmed कि मैं कृतज्ञ हूं, मैं आभारी हूं by the trust, उस विश्वास का my people have placed in me, जो मेरे लोगों ने मुझ में रखा है विश्वास। और वो कैसे? by electing me to the highest office in the land, इस भूमि पर जो सबसे ऊंचा कार्यालय है उसे वहां पर मुझे चुनकर लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूं। हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, दैट मीन्स द प्रेसिडेंट हाउस। Dr. Radha Krishnan brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition, and wealth of experience rarely to be found anywhere. डॉक्टर जाकिर हुसैन ओथ ले रहे थे प्रेसिडेंट के रूप में 1967 में, यानी इनका आगमन हो रहा था। और डॉक्टर राधा कृष्णन जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे वो जा रहे थे, यानी इनकी विदाई हो रही थी और इनका आगमन हो रहा था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन प्रेसिडेंट के पोस्ट पर लाए थे मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक यंत्र, एक मानसिक औजार, डिग्री ऑफ इरुडिशन, विद्वता का एक डिग्री, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का धन, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो बहुत ही दुर्लभ ढंग से कहीं पाया जाता है। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ, एक जीवन काल के दौरान जो समर्पित था सच्चाई और ज्ञान की तलाश में, मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन का जो जीवन था वो पूरे जीवन काल के दौरान वो सच्चाई और नॉलेज के, ज्ञान के लिए वो समर्पित थे। तो इस दौरान ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन, उन्होंने शायद किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा काम किया है टू ब्रिंग आउट, बाहर निकालने में, एंड एक्सप्लेन, और व्याख्या करने में, द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मनुष्य की जो आवश्यक मानवता है उसे एक्सप्लेन करने में, उसे बाहर निकालने में डॉक्टर राधा कृष्णन ने शायद किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा काम किया है, ये कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और फिर उन्होंने कहा एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और जितने भी आध्यात्मिक मूल्य हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनमें जो एकरूपता है, उसमें जो समानता है, उसे निकालने के लिए डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो काम किया है शायद उन्होंने किसी और दूसरे व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा काम किया है, ये कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन राधा कृष्णन के बारे में। और फिर आगे सेंटेंस है कि ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, और वो आगे कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया है इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मनुष्य के आवश्यक मानवता में, एंड he himself has never ceased, और वो कभी नहीं रुके हैं to champion the right of all men to live in dignity and with justice, इस सभी लोगों के हक को समर्थन करने के लिए कि वो सारे लोग गौरव से और न्याय के साथ रह सके, इसके लिए उन्होंने जो काम किया है वो कभी भी इसके समर्थन में वो रुके नहीं हैं, उन्होंने हमेशा इसका समर्थन किया है। आई कैन ओनली अश्योर यू, अब ये तीसरे पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि आपसे ये संबोधित करते हैं देशवासियों से कि आई कैन ओनली अश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं इस कार्यालय में प्रवेश करता हूं इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के साथ, एंड टोटल डेडिकेशन, और पूर्ण समर्पण के साथ। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India. मैंने अभी अभी शपथ ली है वफादारी की भारत के संविधान के प्रति। ओथ लेते हैं तो ये कहते हैं कि भारत के संविधान के प्रति मैं ईमानदार रहूंगा और मैं इस संविधान को पूरी तरह से पालन करूंगा। उसी बात को ये कह रहे हैं कि मैंने अभी अभी संविधान के प्रति वफादारी का शपथ लिया है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली अ न्यू स्टेट, ये एक संविधान है कंपैरेटिवली अ न्यू स्टेट, अपेक्षाकृत तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक नए राष्ट्र का, स्टेट का इस जब कैपिटल हो तो दैट मीन्स राष्ट्र, कह रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंपैरेटिवली एक न्यू स्टेट का है, एक नए देश का है,
यहाँ पर राज्य नहीं है बल्कि यहाँ पर राष्ट्र है, which its free citizens have for the first time given to themselves in history। कह रहा है कि ये वो राष्ट्र है जिसको पहली बार इनके स्वतंत्र नागरिकों को ये संविधान प्राप्त हुआ है पूरे इतिहास में। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, ये एक युवा राष्ट्र है प्राचीन लोगों का, who through long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। It's the young state of an ancient people। वो कहते हैं कि ये प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र है, who through the long millennia, जो लंबे वर्षों से, and through cooperation of diverse ethnic elements, और अलग अलग सांप्रदायिक जातीय तत्वों के साथ हैव स्ट्राइवन, इसने कोशिश की है भारत ने, टू रियलाइज, प्राप्त करने की, टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज, एक ऐसा मूल्य, ऐसे संस्कार जो समय विहीन है, जो पूर्ण मूल्य है, और अपनी ही विचित्र तरीके से इसने आज़ादी प्राप्त की है। और इस आज़ादी को प्राप्त करने में अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म के लोगों ने सहायता की और तब जाकर यह संभव हो पाया है। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं वादा करता हूं कि मैं उन मूल्यों की सेवा का वचन देता हूं कि मैं उन मूल्यों को की सेवा करूंगा, मैं उनका पालन करूंगा। यहां पर मूल्य का मतलब आप प्राइस नहीं समझेंगे, वो संस्कार, वो परंपरा, वो संस्कृति। फॉर, क्योंकि दो सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस। ये कहते हैं कि क्योंकि, फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है, क्योंकि यद्यपि कुछ जो ठोस अनुभूति है किसी परंपरा का, किसी वैल्यू का, किसी संस्कार का, में बिकम इनएडिक्वेट, हो सकता है वो अपर्याप्त हो जाए, कम हो जाए, विद द चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति में परिवर्तन के साथ कोई वैल्यू कम पड़ जाए। लेकिन आगे कहते हैं द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, लेकिन जो वैल्यू है, जो परंपरा है, जो संस्कार है, वो शाश्वत ढंग से वैलिड रहता है, वैध रहता है, एंड प्रेसेस, और जो पुरानी वाली परंपरा है वो दबाव डालती है फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और नए और ताजे अनुभूति के लिए। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है और आपने डिग्री भली भांति पढ़ी है। अब अगला जो सेंटेंस है, दैट इज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखें। और जिन लोगों को अभी टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, अगर वो बुक लेकर पढ़ें तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। अगला सेंटेंस को ध्यान से समझें। The past is not dead and static. It is alive and dynamic and is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि the past is not dead, अतीत मरा नहीं है, and static, और ये स्थिर नहीं है, it is alive, ये जीवित है, जिंदा है, and dynamic, और ये क्रियाशील है, काम कर रहा है, and is involved, और ये शामिल है, in determining the quality of our present, हमारे वर्तमान की गुणवत्ता को तय करने में, and the prospects of our future, और भविष्य में जो संभावनाएं हैं उसे तय करने में ये शामिल है। नॉर्मली अगर कोई कहे कि पास्ट मरा नहीं है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लोग ऐसा कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई, अब उसमें क्या सोचना है, पास्ट के बारे में क्या चिंता करना है। ये कह रहे हैं द पास्ट इज नॉट डेड, अतीत मरा नहीं है, स्टैटिक, वो स्थिर भी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो शांत है, इट इज अलाइव, ये जिंदा है, जीवित है, एंड डायनेमिक, और क्रियाशील है, मतलब काम कर रहा है, एंड इज इन्वॉल्व, और शामिल है ये किस बात में, इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे वर्तमान की गुणवत्ता को तय करने में, एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और भविष्य में क्या संभावनाएं होंगी उस संभावनाओं को भी तय करने में, निश्चित करने में पास्ट इन्वॉल्व है। तो इसे समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। यदि आज के डेट में आपकी हैंडराइटिंग, आपकी स्पेलिंग, आपका कोई विशेष सब्जेक्ट अच्छा हो या बुरा हो, तो ये बात आज की नहीं है। अगर आपकी आज हैंडराइटिंग अच्छी है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कम होती है, या आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी, आपका मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है, तो ये घटना पास्ट की है, पास्ट में आपने इस पर काम किया है, और वो पास्ट ही तय कर रहा है कि प्रेजेंट कैसा होगा, या प्रेजेंट में वो सब्जेक्ट आपका कैसा होगा। अगर आपने पास्ट में काम नहीं किया है
आपने हैंडराइटिंग पर काम नहीं की है, तो अभी की स्थिति ये होगी कि हैंडराइटिंग उसी अनुपात में गंदी होगी, और जिस अनुपात में आज अच्छी या गंदी है उसी अनुपात में फ्यूचर में भी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी या बुरी होगी। तो वो कह रहे हैं कि पास्ट मरा नहीं है, पास्ट जिंदा है, और वो तय करता है कि प्रेजेंट हमारा कैसा होगा या फ्यूचर कैसा होगा। अगर कोई पास्ट में गुटखा खाया है उसने बहुत दिनों तक, तो उसका असर प्रेजेंट में दिखेगा, और उसी अनुरूप उसी अनुपात में फ्यूचर में भी उसका इफेक्ट दिखेगा। तो ये याद रखें, कभी कभी लाइन ये भी देता है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विच चैप्टर, हु हैज रिटन दीज लाइन्स, ऐसा करके देगा कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। अब इसमें से 5-6 क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हु हैज रिटन दीज लाइन्स, वो फ्रॉम विच चैप्टर हैज द लाइन बीन टेकन फ्रॉम, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। या हो सकता है एक्सप्लेन द लाइन्स, कि इस लाइन्स की व्याख्या करें। तो ये सारी चीजें जो है ना, जितने चैप्टर्स हैं वो इसलिए हैं कि हमारा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अब आगे कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल, इसकी लगातार नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है, इज इंडीड, वो सचमुच द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है, वो वृद्धि की प्रक्रिया है। और वृद्धि किसकी? ऑफ नेशन, राष्ट्र की, एंड नेशनल कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति की प्रक्रिया है, और राष्ट्रीय चरित्र की। कह रहे हैं कि इसकी जो लगातार नवीनीकरण है, जो पास्ट में जो बातें हुई हैं, पास्ट में जो संस्कार मिले हैं, पास्ट की जो सभ्यताएं चली आ रही हैं, उसका बार बार नवीनीकरण एक्चुअली राष्ट्रीय ग्रोथ का, राष्ट्रीय कल्चर का ग्रोथ है, और राष्ट्रीय चरित्र का। हर व्यक्ति का एक चरित्र होता है, उसी प्रकार हर देश का भी एक चरित्र होता है। तो हमारा जो चरित्र है, जो पास्ट में हमारे पूर्वजों से मिला है, तो ये जो लगातार जो कांस्टेंट इसका रिन्यूअल है, नवीनीकरण है, वो उसी की प्रक्रिया है, राष्ट्रीय चरित्र की नवीनीकरण की। It is the business of education, as I see it, to minister this constant renewal. वो कहते हैं कि it is the business, यहाँ business का मतलब व्यवसाय नहीं, बल्कि business means काम है। It is the business of education, as I see it. वो कहते हैं कि जैसे कि मैं इसे देखता हूँ, ये शिक्षा का काम है to minister this constant renewal, कि इस लगातार नवीनीकरण को चलाता रहे, and I may be forgiven the presumption, और मुझे इस अनुमान के लिए, मुझे इस सोच के लिए माफ कर दिया जाए, that my choice to this office has mainly, not entirely, been made on account of the long association of the education of my people. कह रहा मुझे इस बात के लिए माफ कर दिया जाए कि मेरा जो चॉइस था इस ऑफिस के लिए, यानी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, वो इसलिए हुआ ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट का मतलब होता है के कारण से, कि हमारा जो लंबा संबंध रहा है अपने लोगों की शिक्षा से, उसकी वजह से मैंने ये पोस्ट चूज किया है। अब ये जो लास्ट सेंटेंस है इसका, कि आई मेंशन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। कह रहा है कि मैं ये कहता हूं कि दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, कि जो शिक्षा है वो मुख्य औजार है, ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य का। हर चीज का एक उद्देश्य होता है, तो राष्ट्र का भी एक उद्देश्य है। तो राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस यंत्र, जिस औजार, जिस टूल, जिस डिवाइस की जरूरत है, दैट डिवाइस इज एजुकेशन। तो आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, कि शिक्षा एक मुख्य औजार है ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य का, एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। वो ये कहते हैं कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो ना बचते हुए शामिल है राष्ट्र की गुणवत्ता में। एग्जाम्पल से समझें इसे, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो और आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपकी अगर अच्छी हो, तो वैसी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी होगी, और जैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी होगी, वैसी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके परिवार की होगी, लगभग उसी अनुपात में वैसे ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके बच्चों की भी होगी। तो कह रहा है कि अगर किसी राष्ट्र की क्वालिटी अच्छी या बुरी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस राष्ट्र की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है,
शिक्षा की क्वालिटी है वो कैसी है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमें अपने राष्ट्र की क्वालिटी को बेहतर बनाना है तो वी हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हमें शिक्षा की क्वालिटी को सुधारना पड़ेगा। अब इसमें कह रहा है कि इनएस्केपेबली इन्वॉल्व, ना बचते हुए शामिल है। अगर आप इसे ध्यान ध्यान से समझें तो अगर आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो भी हासिल कर रहे हैं, इसका इफेक्ट सिर्फ आप तक नहीं रहेगा, इसका इफेक्ट आपके मम्मी पापा तक रहेगा, आने वाली लाइफ जो आपकी होगी उसकी तरफ रहेगा, आपके बच्चों के प्रति होगा। और अगर आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट, आपके देश को होना है। अब अगर ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी है तो टीचर जो पढ़ा रहा है अगर वो ठीक से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है तो एक्चुअली राष्ट्र निर्माण में उसकी एक अहम भूमिका है। अगर हम इस प्रकार से सोचें तो समझ लें कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी अच्छी होनी चाहिए और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ नेशन को प्रभावित कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपनी क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर कर लें। तो आज हम लोगों ने टोटल 4 paragraphs, we have completed 4 paragraphs from the chapter भारत इज माई होम। और उम्मीद मैं करता हूं कि अगले क्लास में इस क्लास को 2 वीडियो क्लिप में डाला जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आई विल फाइनलाइज और कंक्लूड द चैप्टर्स। सो डोंट फेल टू वॉच ऑल द क्लिप्स, ऑल द सीरीज और द सीरीज ऑफ anything that I will teach in the days to come. So thank you so much. Keep watching me and don't panic. We shall be meeting very soon. Thank you so much.